नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। मैं हूं कमांडर संदीप धवन। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं और वो है भारतीय वायुसेना, उसकी जो गिरती हुई एयर स्क्वाड्रन्स की जो स्ट्रेंथ है, जो संख्या है, उसके ऊपर और Su-57 के ऊपर। तो याद रखिए कि जो भारतीय वायुसेना है, इंडियन एयरफोर्स, उसकी जो स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ है वो कह रहे हैं कि 31 पे चली गई है और शायद एक्चुअली वो रियलिटी में वो 29 ही चली गई हो, जो हमें पता नहीं है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है क्योंकि जो रिक्वायर्ड नंबर है वो काफी ज्यादा हाई है, ऊंचा है। और जो विश्व की दूसरी एयरफोर्स है वही नहीं, भारतीय जो वायुसेना है ये भी कंफर्टेबल है इस समय केवल फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ, ना कि यूएवी कह लीजिए या यूसीएवी जो होता है अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसके साथ। तो ये कुछ समय तक ये ट्रेंड चलेगा जब तक कि पूरी एयरफोर्सेस जो हैं, वायुसेना जो है, ये कंफर्टेबल नहीं हो जाती हैं यूएवी के साथ। तो इसका मतलब ये है कि आज के दिन, आज के समय, ये अभी भी एक गंभीर समस्या है, गिरती हुई जो स्ट्रेंथ है फाइटर स्क्वाड्रन्स की। तो क्या प्रॉब्लम क्या है? हमने 2 स्क्वाड्रन बनाई राफेल की और साथ ही हम सुपर Su-30 MKI बना रहे हैं, उसका अपग्रेड कर रहे हैं। बेसिकली जो Su-30 MKI है हमारे पास। तो मेन मुद्दा आ जाता है कि इस समय भारत को बिल्कुल इमीडिएटली चाहिए एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। जो राफेल है वो भी 4.5 प्लस जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। जो Su-30 है ये हमारा मेन स्टे है, लेकिन ये कोई भी जो एयरक्राफ्ट है भारत के पास वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के पास नहीं आते हैं। भारत के लिए समस्या यह है कि चीन जो है, जो भारत के उत्तर में है, जिसने तिब्बत को ऑक्यूपाई किया हुआ है, वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में आगे बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका है और यही नहीं 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ जा रहा है। तो भारत को क्या करना चाहिए? क्योंकि जो भारत का एमका है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये अभी भी 10 साल दूर है। अगर सब कुछ टाइमलाइन के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से चलता रहे, और अदरवाइज हो सकता है उसमें और भी डिले हो जाए, 2040 हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? तो भारत के पास क्या इस समय ऑप्शंस हैं? उसमें आपको क्या कोई F-22 देने वाला है जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है? नहीं। आपको F-35 देने वाला है? नहीं। और साथ ही हमने मना भी किया है और यूएसए ने भी बहुत ज्यादा आतुरता नहीं दिखाई है क्योंकि हमारे पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं जो रशिया से आए हैं। फिर आपको क्या J-20 जो चीन का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, फाइटर जेट है, और जो F-22 और MiG 1.44 पे बेस्ड है, या वो आपको J-35 ऑफर कर देंगे जो कि स्टोलन कॉपी है F-35 की। तो ये कुछ नहीं होने वाला है। तो एक ऑप्शन भारत के पास था, वो है Su-57। अब Su-57 जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ऑब्वियस है कि ये एक रशियन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। रशियंस उसको 5th जनरेशन बताते हैं, लेकिन दूसरे विश्व वाले उसको थोड़ा 5th जनरेशन माइनस ही बताते हैं। इनफैक्ट J-20 भी जो है वो 5th जनरेशन माइनस है और F-35 भी 5th जनरेशन माइनस में ही आता है। मजे की बात यह है कि F-57 का जो प्रोग्राम था, जिसको PAK-FA कहा जाता था, या FGFA 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम जिसको कहा जाता था, उसके साथ भारत शुरू से जुड़ा हुआ था और इसमें $200 मिलियन का भारत ने इन्वेस्टमेंट भी किया। लेकिन 2018 में भारत ने उससे नाता तोड़ लिया अपना, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे उसमें।
एक तो जो टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट चल रहा था वो भारत के हिसाब से सही नहीं था। फिर जो टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर होना था वो भी उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं थी। और बड़े सारे ऐसे इस तरह के मुद्दे थे कि भारत ने कहा कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, हम अपना जहाज खुद बनाएंगे। तो ये ले दे के बात चली। लेकिन इस समय समस्या जो कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूं वो है कि भारत की जो इस समय फाइटर स्क्वाड्रन्स की जो गिरती हुई स्ट्रेंथ है वो एक बहुत ही गंभीर समस्या बन गई है। तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा। कुछ बातें आती हैं कि हम रफाइल की और स्क्वाड्रन्स ले रहे हैं, हम उनको वहां से फ्लाई अवे कंडीशन में ले रहे हैं। बीच में एकदम से मुद्दा उठ जाता है कि नहीं, हम फिर से Su-57 को कंसीडर कर रहे हैं, हम उसकी 7 स्क्वाड्रन ले लेंगे या लेकिन बहुत ही ज्यादा मुद्दे हैं और उनके ऊपर हम एक एक करके उसके ऊपर बात करते हैं। तो Su-57 क्यों हम नहीं लेंगे इसको, और हो सकता है शायद 2018 में जो हमने इसके साथ अपना नाता तोड़ा था उसके भी यही कारण रहे हों। एक तो ये ट्रूली 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट कह लीजिए या कह लीजिए कि ट्रूली स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जो होता है उसमें जो Su-57 में देखा गया है कि उसकी जो टरबाइन, जो इंजन की जो टरबाइन ब्लेड्स हैं वो विजिबल है। उसकी जो नोजल्स हैं वो भी स्टेल्थ नहीं है और उसके बहुत सारे पैनल्स जो हैं वो स्टेल्थ वाली फीलिंग नहीं देते हैं। इनफैक्ट चीन में एक जुहाई एयर शो होता है, वहां पे इन्होंने अपना एक प्रोटोटाइप लाके रखा था और वहां पे इसका बहुत चीनियों ने, जो उनके साथ हम प्याला हम नेवाला टाइप की ऐसी कस्में खाते हैं रशियंस के साथ, और उन्होंने उनका बहुत मजाक उड़ाया था। ऑब्वियसली वो तो है ही है क्योंकि वो अपने एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने एयरक्राफ्ट को बेचना चाहते हैं, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात फिर भी आई कि वो काफी ज्यादा उसमें जो ऐसी खामियां दिख रही थी जो फिनिश जो आनी चाहिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में वो उसमें नहीं दिख रही थी। इंजन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पिछले कुछ सालों से। जो रूस जो था बहुत समय तक लीड करता रहा है फाइटर एयरक्राफ्ट में, उनके इंजन की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत एडवांस थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में वो जो टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अब AL-51 F1 इंजन लगा हुआ है, वो भी सेकंड जो उसका जो इंजन है वो लगा हुआ है एडवांसमेंट के बाद, लेकिन वो अभी भी लैग करता है। वो कहते हैं कि ये रिलायबिलिटी कम है इसकी, वो सुपर क्रूज में उसका कुछ इशू है, जो उसकी जो हाई रेंज में जो टेम्परेचर्स जाते हैं, टरबाइन टेम्परेचर्स, वो भी सूटेबल नहीं है। तो मेन मुद्दा एक आ जाता है इंजन का, क्योंकि इंजन अगर नहीं है आपके पास रिलायबल तो आपका फाइटर एयरक्राफ्ट फेल है। और हमने ये देखा है कुछ समय से, क्योंकि जो RD-33 इंजन है वो MiG-29 पे लगा हुआ है और वो काफी अनरिलायबल इंजन रहा है। वो तो भारत भाग्यशाली है कि जो RD-33 इंजन है ये हम भारत में प्रोड्यूस करते हैं और उसका काफी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है भारत में। हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको उसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो हमारा उतना बुरा हाल नहीं है। लेकिन यही सेम RD-33 इंजन जो है ये लगा हुआ है JF-17, जो पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट है, जिसको वो JF-17 थंडर कहते हैं, उसको मैं JF-17 ब्लंडर कहता हूं कि बहुत क्रैश हुए हैं। और मूलतः वो क्रैश इसीलिए हुए हैं क्योंकि वो इंजन का इशू रहा है। इसी तरह से Su-30 पे AL-31FP इंजन लगा हुआ है और इन सब में काफी ज्यादा इश्यूज हैं और इसका भी अपग्रेड इस समय चल रहा है। फिर कॉस्ट जो है Su-57 की, उसकी कैपेबिलिटीज को देखते हुए, उसकी चीजों को देखते हुए काफी ज्यादा हाई बताई जा रही है। और फिर मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने जो नाता इनसे तोड़ा था 2018 में, क्योंकि इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। रशियंस जो थे वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में उनका बहुत ज्यादा उनको मुश्किल आ रही थी। वो नहीं चाहते थे कि आपको
टेक्नोलॉजी मिले, जबकि भारत ऐसा चाहता था। और साथ ही भारत इसमें यह भी चाहता है कि हम अपने जो कंपोनेंट्स हैं, अपनी जो चीजें हैं, जिसको आप कह लीजिए कि एडवांसमेंट्स हैं, और क्योंकि हमें लगता है कि हमारे जो इक्विपमेंट है वो ज्यादा एडवांस हैं, हम वो चाहते हैं वो कर ले उसमें, तो वो भी रशियंस जो है आपको नहीं करने दे रहे थे। फिर सैंक्शंस लगे हुए हैं रूस के ऊपर, तो बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये Su-57 में ये डिपेंडेंट हैं वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो वो उनको मिल नहीं पा रहे थे। और यही कारण, अगर आप ध्यान दें तो इनका जो था लगभग 76 Su-57 का ऑर्डर है, उसमें से केवल 24 से 32 के बीच में जो है ऑर्डर इन्होंने अभी तक कंप्लीट किए हैं रशियन एयरफोर्स के लिए। और जो ऑनगोइंग यूक्रेन वॉर है उसमें भी इस एयरक्राफ्ट का कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं दिखता है। तो कैसे होगा ये? क्योंकि अगर हम ले लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि भाई हमने 7 स्क्वाड्रन ले ली, तो ये भारत का जो एमका है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसका खात्मा हो जाएगा। क्योंकि फिर एक बार वो ही लेथार्जी छा जाएगी कि हमारे पास तो एयरक्राफ्ट आ गया, हम, लेकिन आप फिर से एक बार विदेशी कंपनी पे, दूसरे देश पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो और यही मुद्दा नहीं है, अगर आप इसको आज साइन भी कर लेते हैं, तो जिस रेट पे हमने देखा है कि इन्होंने रशियन एयरफोर्स को ये एयरक्राफ्ट उपलब्ध कराया है, 3 से 4 साल कहीं नहीं गए हैं। आप 4 साल ही लेके चलिए, हो सकता 5 भी हो जाए, जब ये 2 स्क्वाड्रन जो है वो डिलीवर करना शुरू करेंगे। और उसके बाद की जो अगली स्क्वाड्रन्स हैं उनको भारत में अगर प्रोड्यूस किया, जिस प्रॉमिस कर रहे हैं कि इसको आपको नासिक में, औजार में जो HAL की फैक्ट्री है वहां प्रोड्यूस कर लीजिए, तो उसमें और भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। और फिर उस समय तक तो भाई एमका का भी प्रोटोटाइप रोल आउट हो चुका होगा। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा तो हो सकता है उसकी फर्स्ट फ्लाइट भी हो जाए, और हो सकता है वो काफी एडवांस स्टेज पे पहुंच जाए। तो ये बहुत ज्यादा शंका है दिमाग में कि ये कैसे किया जाएगा। और अगर हमें चूज करना पड़े, जैसे Su-57 उसको कहते हैं कि 5th जनरेशन माइनस है ये, तो अगर एमका भी 5th जनरेशन माइनस में आता है, तो मैं कहूंगा कि आप एमका लीजिए, ना कि Su-57। लेकिन हम बार बार सुनते रहते हैं, हर 2-4 दिनों में, 5 दिनों में एक बात आ जाती है कि Su-57 के नेगोशिएशंस चल रहे हैं। हो सकता चल रहे हो, या हो सकता है ये रशियन प्रोपेगेंडा हो, हमें नहीं पता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर आप लेटेस्ट जो बातें चल रही हैं उसके ऊपर गौर भी करेंगे, तो भारत की तरफ से इस तरह से कहा गया है कि हम इसके ऊपर अपना उत्तम रेडार लगाएंगे। अब उत्तम रेडार जो है ये तेजस फाइटर जेट पे भी लगा हुआ है भारत का, और ये है गैलियम नाइट्राइड GAN AESA रेडार। तो व्हाट इज AESA रेडार? ये है एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रेडार। मतलब कि जो नॉर्मल जो रेडार होते थे पुराने जमाने में, उनमें जो था एंटेना ऐसे मूव करता था ऊपर नीचे दाएं बाएं स्कैन करने के लिए, कि इसमें, लेकिन जो ये AESA रेडार है इसमें कोई ऐसा मूविंग पार्ट नहीं है। और इनफैक्ट उसकी मैं एडवांटेजेस आपको बताता हूं, क्योंकि जो रशिया जो ऑफर कर रहा है हमें, वो कर रहा है बाइल का सिस्टम। ना बाइल का सिस्टम जो है ये GAA मतलब गैलियम आर्सेनाइड रेडार सिस्टम है, और ये भी AESA है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा खामियां हैं कंपेयर टू GAN रेडार जो है। तो एक तो ये पावर जो इसकी डेंसिटी है वो लो है, GAN की हाई होती है। एफिशिएंसी जो है इसकी लो है, GAN की हाई होती है। इसके स्मॉल होते हैं, कंपोनेंट्स जो होते हैं इसके स्मॉल होते हैं, और हाई पावर ऑपरेशंस ये कर सकते हैं।
मल्टीपल टास्किंग कर सकते हैं, मल्टीपल टारगेट्स होते हैं उनको ये ट्रैक कर सकते हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा एडवांसमेंट है इसमें। और अगर आप किसी भी 5th या 6th जनरेशन फाइटर जेट की बात करेंगे, या कोई और भी जैसे चीन का जैसे J-20 है, या इनफैक्ट जो उन्होंने हमारे पर आक्रमण किया था PL-15 से, उन सब के ऊपर ये GAN रेडार लगे हुए हैं। और GN का क्या मतलब? GN मतलब कि एक GN जो है ये एक सेमी कंडक्टर है, वो उसके बेस पे इन्होंने ये रेडार्स बनाए हुए हैं। तो पिछले दिनों आपने ये भी सुना होगा कि गैलियम एंड जर्मेनियम पे चीन ने प्रतिबंध लगा दिया था उसके एक्सपोर्ट्स पे, और जिससे पूरा यूएसए जो था वो थलथला चुका था, हिल चुका था, क्योंकि उसके बिना जो 5th जनरेशन या उससे एडवांस जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है वो नहीं बन सकते हैं। और जो इनका KJ-500A है जो चीन का, उसमें भी ये रेडार लगा हुआ है। इनका टाइप 100 टैंक है, उसके ऊपर भी। तो ये बहुत ही एडवांस हो गया और बिल्कुल बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया है। और रशिया के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, इनफैक्ट भारत ने ये डेवलप कर ली है। और जो उत्तम भारत का रेडार है उसमें ये टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। तो भारत ने उनको कहा हुआ है कि हम यही रेडार लगाएंगे अगर हम जो Su-57 है उसकी बात करते हैं। क्या सच्चाई है इसमें, ये तो केवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या IAF ऑफिशियल्स ही बात बता सकते हैं इसके ऊपर। इनफैक्ट हम विरूपाक्षा जो रेडार है ये भी फिट कर रहे हैं Su-30 MKI में, जो उसका अपग्रेड चल रहा है उसमें, ये भी भारतीय रेडार है। तो ये बहुत सारी घटनाक्रम है जिसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर ये इतनी बातें चल रही हैं तो ये क्यों चल रही हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा। या तो ये रशिया की तरफ से प्रोपेगेंडा है कि प्रेस करिए आपको Su-57 की तरफ, क्योंकि आपके पास सच में इस समय 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, और अगले 10 साल तक, हो सकता है 12-15 साल तक नहीं आ पाए। फिर ये भी हो सकता है कि भारत खुद ही कर रहा हो, क्योंकि ये एक बहुत ही जियोपॉलिटिकल गेम है। तो उसमें भारत यूएसए की तरफ प्रेशर डाल रहा हो कि अगर आप हमारे साथ, जो हमने आपके साथ बहुत सारे इंजन्स के, स्पेशली जो मेन इंजन भारत को प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है कि F404, F414 जो इंजन जो जी ने हमें सप्लाई कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा हमें उनको कोई डिपेंडेंस नहीं है। तो वो हो सकता है भारत की तरफ से उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा हो यूएसए की तरफ कि अगर आप नहीं देंगे तो हम रशिया के साथ चले जाएंगे। तो ये हो सकता है। बहरहाल भारत की जो वायुसेना जो है, एयरफोर्स है, उसकी स्थिति ये है, ये स्थिति गंभीर है। और ये मैं इसको अभी नहीं कह रहा हूं, मैं पिछले बहुत सालों से कह रहा हूं कि भारत को इसमें सुदृढ़ कदम लेने हैं और जल्द से जल्द इन मामलों को सुलझाना है। सो दैट इज इट एज ऑफ नाउ। मैं आपको अगले बार एक और बहुत महत्वपूर्ण इसके बारे में समाचार लेके आऊंगा, वो बताऊंगा जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।